हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पे बैठे तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज मैं आपको क्लास 10th के अंतर्गत हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम जो है वो 100 नंबर हिंदी का होता है, जिसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव और 50% आपका सब्जेक्टिव होता है। 60 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से 50 प्रश्न को बनाना होता है, और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जिसमें गद्यांश, निबंध, प्रश्नोत्तर और पत्र और आवेदन आता है। और ऑब्जेक्टिव की तरफ बात करें तो आपको 25 से 26 नंबर आपका एग्जाम जो है, क्वेश्चन जो है आपका बुक से आता है। आपका 2 बुक है, एक गोधूली और एक बुक है वर्णिका। तो गोधूली के अंतर्गत हम बात करेंगे आज पहला चैप्टर, प्रथम पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और साथ में साथ नोट करते हुए जाइएगा आप लोग। तो आइए अब चलते हैं पाठ की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह आपका चैप्टर है। श्रम का मतलब समझते हैं कार्य, मेहनत। विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा, अलगाव। जाति समझिए आपको प्रथा माने नियम। यह जो आपका चैप्टर है वो एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। सब्जेक्टिव पूछेगा, यही सब बनना आपका स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कैसी विधा है। ऑप्शन देगा ललित निबंध, निबंध, कहानी, नाटक। क्या आपका निबंध है? क्या है? निबंध है। याद हो गया आपको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर है। तो आइए मैं आज आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण बताऊंगा, भीमराव अंबेडकर का लेखक परिचय बताऊंगा। आइए हम परिचय कर बढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर का। भीमराव का बचपन का नाम था भीवा। मैंने इसे नोट नहीं किया हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर का नाम बचपन का नाम क्या था जी? भीवा था। क्या रखेगा? क्या था? भीवा। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में एक गांव है महू, वहीं में इनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में। ये जाति के महार थे। महार एक जाति होता है, महार, उसी जाति के ये थे, जो बहुत नीच श्रेणी में आता है। निम्न जाति के थे यह भीमराव अंबेडकर। इनका प्राथमिक जो शिक्षा हुआ था स्कूल में हुआ था, तो वहां शिक्षा ले लिए। उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बड़ौदा के नरेश यानी राजा ने क्या किया कि भीमराव अंबेडकर को उच्चतर शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देकर, छात्रवृत्ति देकर, प्रोत्साहन देकर उन्हें अमेरिका भेजे। कहां गए? अमेरिका। किस लिए? उच्चतर शिक्षा के लिए। वहां गए, वहां पे एजुकेशन लिए, फिर वहां से फिर खुद ब खुद कहां चले गए? लंदन चले गए। कौन? भीमराव अंबेडकर। यानी बड़ौदा के नरेश के बाद वो कहां गए? अमेरिका गए। अमेरिका के बाद कहां चले गए? लंदन चले, इंग्लैंड चले गए। इन्हें बाबा साहब भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर क्या कहता है जी? बाबा साहब। व्यक्ति पूछेगा, बाबा साहब के लिए कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जी के 3 को प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक कहने का मतलब कि उनको गाइडलाइंस करने वाले, यानी वह अनुयायी थे 3 व्यक्ति के। वह थे भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। फिर याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। और इनका निधन जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था।
भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। कहां में? दिल्ली में हुआ था। आपको बता दें कि जब इन्होंने एक भाषण तैयार किए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, यह भाषण देने के लिए तैयार किए थे स्पीच को, वह स्पीच नहीं दे पाए थे बीमारी के कारण। इन्हें तेज बुखार आया था और बीमार हो गए थे यह उसी समय से दिल्ली भर्ती हो गए थे और उसी अवस्था से यह भाषण भी न दे पाए थे और अंततः इनकी मृत्यु रहती है कब? 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में। याद रखिएगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही संविधान को निर्माण किए थे। संविधान आप समझते होंगे, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, कानून की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जिस देश में अगर कानून की व्यवस्था नहीं होगी उस देश का विकास नहीं हो पाएगा, उस देश का सही ढंग से सुचारू ढंग से शासन नहीं चल पाएगा। इसलिए वहां पर संविधान की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था पता आपको है? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था हमारा संविधान। उसी संविधान को निर्माता कहे जाते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या कहा जाता है? बाबा साहब क्या कहा जाता है? संविधान के निर्माता। संविधान के निर्माता। जब संविधान बनाए थे तो सबसे पहला स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री यही बने थे। कुछ देखा आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? वो बाबा भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। इतना ही नहीं, इन्हें आधुनिक मन्नू भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर क्या कहता है? आधुनिक मन्नू भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है पहले भीमराव अम्बेडकर को? सुनिए ध्यान से मेरी बात। पहली बात तो बाबा साहब कहा जाता है इन्हें। दूसरी बात संविधान निर्माता। तीसरी बात आधुनिक मन्नू। ये क्या थे? संविधान के निर्माता। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। कहां में? महू में। महू कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और किस जाति में हुआ था? महार जाति में। कौन जाति में? महार जाति। याद रखिएगा इनका जन्म किस जाति में हुआ था? महार एक जाति होता है जो सबसे नीच जाति होता है, ठीक है ना। और इनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में। आप इसे नोट कर लीजिए। इन्हें आधुनिक मन्नू भी कहा जाता है। लास्ट लिखा हुआ क्या है? इन्हें आधुनिक मन्नू क्या कहा जाता है? आधुनिक मन्नू कहा जाता है। किनको? भीमराव अम्बेडकर को। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था जी। ये अपने पिता अपने माता के सबसे अंतिम संतान थे भीमराव अम्बेडकर। इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और माता का नाम भीमाबाई था। और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। भीमराव अम्बेडकर उस समय जब इनका शादी हुआ था 1906 में शादी हुआ था तो भीमराव अम्बेडकर उस अवस्था में 15 वर्ष की आयु में थे, जबकि उनकी पत्नी मात्र 9 साल की में थी। फिर भी उनका विवाह हुआ था, जिसे हम लोग बाल विवाह भी कहा जाता है। आया था बाल विवाह। तो बाल विवाह के तहत इनका शादी हुआ था, विवाह हुआ था 1906 में। किससे? रमाबाई से। किससे हुआ था? रमाबाई से हुआ था। इनको मरने उपरांत इन्हें भारत रत्न मिला था 1990 में। 1990 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला है। किनको? बाबा भीमराव अम्बेडकर। ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, सुनिएगा ध्यान से। मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब तक नहीं सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, बस ध्यान को सुनिएगा। और ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा चैप्टर बहुत बढ़िया है, याद है ऐसे ही कहा भी गया है, करत करत अभ्यास तेज रमत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। कोशिश करिए समझने का, ना समझ में आए तो बहुत जबरदस्त कोशिश करिए, बिना कोशिश किए होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। इनको भारत रत्न मिला था 1990 में, यानी इसे आप नोट कर लीजिए सभी को। इनका भारत रत्न कब मिला था? इन्हें 1990 में मिला था। कब? जब मर गए थे तब। बताइए, मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला था 1990। मर गए थे 1956 में ही,
लेकिन भारत रत्न मिला 1990 में। और इन्होंने 1956 ईस्वी में, मरने के पहले ही कहिए तो 56 में ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसी ईयर में 56 में ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कौन? बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो आइए मैं अब आगे बढ़ता हूं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं क्या क्या थी, कौन कौन से इन्होंने रचना किए थे, इन्हें यह चैप्टर जो है कहां से लिया गया है, इस चैप्टर का हिंदी अनुवादक कौन है, और इस चैप्टर का सारांश क्या है, इस चैप्टर का मेन थीम क्या है, कहना क्या चाहता है चैप्टर आपका। तो आइए पहले से आप नोट कर ले शांतिपूर्वक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लीजिए इसे, आप इसे नोट करिएगा और घर पे बैठे ही नोटबुक पे अपना थ्योरी कॉपी पे उस कॉपी में लिखिएगा इसे और प्रैक्टिस करिएगा घर पे याद करने का। ना समझ में आए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में 9113796581 मैं लिख रहा हूं, दे दीजिएगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9113796581। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बोल भी रहा हूं 9113796581, ठीक है ना। तो इसे आप अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब का रचना, ध्यान दीजिएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत सारे रचनाएं किए हैं, बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं। जिस पुस्तकों का नाम है, पहला पुस्तक क्या था, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। पूछे आपसे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? कौन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर है। सेकेंड है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इनका अधिकांशतः बुक जो था वह अंग्रेजी में था, ठीक है ना। तो तीसरा है प्रश्न, तीसरा बुक है सॉरी द अनटचेबल्स हु आर दे। अगर केवल अनटचेबल्स रहता तो अनटचेबल्स के जो लेखक हैं केवल वह है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद है। लेकिन आपको दिखाई देगा कि द अनटचेबल्स हु आर दे रहेगा तो वह कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। केवल अनटचेबल्स रहेगा तो मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है हु आर सुधराज, हु आर सुधराज। नेक्स्ट है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। और नेक्स्ट है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। और लास्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आपको प्रॉब्लम हुआ सर इसको याद कैसे करेंगे, तो याद होगा प्रॉब्लम हो गया याद करने में, कुछ नहीं करना है, बस माइंड रखना यही है इंग्लिश वर्ड। अगर इंग्लिश वर्ड रहेगा भीमराव अम्बेडकर का, इंग्लिश वर्ड आपको मिलेगा किताब में नाम, तो अधिकांशतः इंग्लिश वर्ड जो है किनका है? भीमराव अम्बेडकर का ही। उसको पहचाने कैसे? देखेंगे पहला लेटर देखेंगे, पहला लेटर देखेंगे क्या? द देखेंगे, द तो देखिए, फिर देखेंगे क्या? बुद्धा यानी बुद्धि। देखिए कॉमन चीज है, मैं तरीका याद कर रहा हूं, एक कोई तरीका कोई किताब में को नहीं मिलेगा, बस मैं आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूं कैसे इसी किताब को याद करेंगे। आखिर मुझे दिखाई देगा तो क्वेश्चन आएगा तो कैसे चूज करेंगे किसके लेखक हैं, बस मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। आपको पहले क्या दिखाई? द दिखाई दे, बुद्धा यानी बु या द संयुक्त रहेगा, बुद्धा या बुद्धि दिखाई दे, या हु दिखाई दे, हु दिखाई दे, तो वह आपका क्या रहेगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। एनिहिलेशन, ये तो आपको याद ही कर लीजिए कि जो किताब जो है, जो चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है, इस किस किताब का अंश है, किस बुक का अंश है? तो वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। यानी ये जो किताब लिया गया कहां से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। कहां से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था वो अंग्रेजी भाषा में था। इस अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में किए थे कौन? ललय सिंह यादव। पूछेगा भी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अनुवादक कौन थे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अनुवादक कौन थे? ललय सिंह यादव थे। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था यह भाषण तैयार हुआ था 1936 में। मैं बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लाहौर में भाषण देना था भीमराव अम्बेडकर को, छुआछूत पे,
जातिवाद पे, श्रम विभाजन, जाति प्रथा पे स्पीच देना था भीमराव अम्बेडकर को। 1936 में तैयार किए थे इसको, लेकिन बीमारी कारण ये बीमार हो गए थे भाषण देने से कुछ दिन पहले, भाषण देने जाने से पहले ही बीमार हो गए थे या भर्ती हो गए थे। कहाँ में? दिल्ली में भर्ती हो गए थे। और 1956 तक आते थे, लगभग 20 वर्षों तक बीमार रहे, लगातार बीमार रहते रहे और 1956 तक क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। किनकी? भीमराव अम्बेडकर की। तो यह था भीमराव अम्बेडकर के। और इनका जितना भी लिखे हैं, वांग्मय लिखे हैं, जितना भी किताब लिखे हैं, वह मात्र 21 खंड प्रकाशित है। पूछेगा आपसे कि बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय कितने खंड प्रकाशित है? 21। कितने? 21। कितने? 21। याद रखिएगा कि बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। इस तरह से बाबा साहब का कुछ परिचय था, लेखक परिचय बताया हमको। आप मैं बताने जा रहा हूं इस चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश, या कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, मुख्यतः बातें कौन कौन सी है। तो इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः 6 बात कहा गया है। पहला बात है विडंबना, दूसरा बात है जातिवाद के पोषक, तीसरा बात है लेखक की आपत्ति, चौथा बात है स्वाभाविक विभाजन नहीं यानी अस्वाभाविक विभाजन, पांचवा है बेरोजगारी का कारण और छठा है सच्चा लोकतंत्र या आदर्श समाज। इसी 6 पॉइंट पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिए। प्रस्तुत पाठ में भीमराव अम्बेडकर साहब जातिवाद के प्रति होने वाले अन्यायों के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किए हैं। वे कहते हैं कि विडंबना की बात है, उपहास की बात है। विडंबना का क्या होता है? उपहास। विडंबना की बात है कि इस जमाने में भी जातिवाद के बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। आज भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ऊंच जात नीच जात दिखाया जाता है आज भी, जो उचित नहीं है। जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाद के पोषक कहते हैं। यह क्या, इनका कहना क्या होता है कि कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन आवश्यक है। किनका कहना है? जातिवाद के पोषक है। यदि कार्य को बांटा जा रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? श्रम को चाहिए, यानी कार्य को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा आपका, श्रम विभाजन का दूसरा रूप कौन है? जाति प्रथा। ये जाति प्रथा मैं लिख भी दे रहा हूं, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ऐसा कौन कहते हैं? जातिवाद के पोषक, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। आगे तब लेखक साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे, श्रम के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। लेखक की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, आपत्ति होती है। वे कह रहे हैं नहीं, ऐसा विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा विभाजन होगा तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा तो मनुष्य का रुचि इसमें लगेगा कहां से? अब किसी को जात के आधार पे काम बांट दिया जाए कि तुम ही जात का तुम ही काम करो, तुम ही जात का ही काम करो, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? वो अनपढ़ जैसा काम करेगा। स्वाभाविक विभाजन नहीं रहेगा वो, क्योंकि उनके इच्छा के विरुद्ध होगा। मान लीजिए कि आईएएस का नाई का बेटा आईएएस बनना चाहता है, वो आईएएस का पढ़ाई पढ़ लिया है और उसे बरीरे कहेंगे कि तुम बाबू सैलून में बाल काटो, दाढ़ी बनाओ, अगर ऐसा बरीरे कहेंगे उसको से हम, तो क्या वो बनाने लग रहेगा? उसको मन लगेगा काम करने में? नहीं लगेगा। अंततः वह क्या करेगा? बेरोजगारी का बढ़ावा देगा जी, क्योंकि भारतीय समाज में जाति के आधार पर श्रम विभाजन होता है, जो उचित नहीं है, जो स्वाभाविक नहीं है विभाजन, ये जो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बेचारे मजबूरी बस काम करते हैं। जातिवाद कहना था, कहना रहता है तो जाति को बढ़ावा तो कहना है कि तुम मर जाओ, लेकिन तुम अपने पिता जो पैतृक जो तुम्हारा पेशा है वही पेशा काम करो। अब बताओ कि किसी मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देंगे तो उसको काम करने में मन लगेगा क्या? वो काम कर पाएगा क्या? नहीं काम कर पाएगा वो।
वह मजबूरीवश काम करेगा, विवशतावश काम करेगा और अंततः बेरोजगारी को बढ़ावा देगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा। जब बेरोजगारी बढ़ेगा तब सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या बनेगा? जाति प्रथा। यानी आपसे पूछेगा यूनिटी में कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। और जाति के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं श्रम का, तो क्या होगा? बेरोजगारी होगा। लोगों को काम करने में ना दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा, अंततः बेचारे वह काम नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से, अच्छा ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक ही पैसा बांध दिया जाए तो अब सोच सकते हैं, एक ही पैसा बांध तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है। तब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछे कि आपके नजर में सच्चा लोकतंत्र क्या है, समाज कैसा होना चाहिए, तब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे लिहाजे, मेरे नजर में सच्चा लोकतंत्र आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें भाईचारा हो, बराबरी हो, समता हो, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार हो और आजादी हो। क्या क्या हो? भाईचारा हो, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार हो, बराबरी हो और आजादी हो। वह बेचारा कोई भी काम करे उसके लिए आजादी रहेगा, वो कोई भी काम करो तुम स्वतंत्र है। अगर ऐसा किया जाएगा तब क्या होगा? आदर्श समाज का गठन होगा। तभी मनुष्य एक दूसरे से बेहतर ढंग से मिल पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, अच्छे से अच्छे काम करेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे। आप ये भी सोच सकते हैं। नहीं तो अगर एक ही पैसा में बांध देंगे तो बेचारे क्या होंगे? मर जाएंगे, मजबूरीवश काम करेंगे और अंततः बेरोजगारी को बढ़ावा देंगे। यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कुछ 4 चीज चाहिए: भाईचारा, बराबरी यानी समता, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार और क्या? आजादी। ये आपको चाहिए, तभी जाकर पूरे समाज में, पूरे देश में आदर्श समाज का गठन होगा। ऐसा मानना था किनका? भीमराव अम्बेडकर का मानना। किनका मानना था? भीमराव अम्बेडकर का मानना। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, कैसा पूछेगा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं जी? विडंबना की बात यही था ना कि जमाने में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जातिवाद के पोषक क्या तर्क देते हैं? तर्क यही देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए क्या मानते हैं? वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ऐसा प्रश्न आएंगे। तो इस तरह संक्षिप्त मैंने सारांश कहा इसको। अगले वीडियो में आपका मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसका लेकर आऊंगा और प्रश्न बनाऊंगा। अगर मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे, मैं इसी 5-6 पॉइंट पे आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा और पूरा प्रश्न समझ में आएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे आपसे हम, तब तक इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।